दोस्तों नमस्कार, मैं केसी वैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 और टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वेरिंग कंडेंसर एंड सक्शन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन COP। यानी आपके पास में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके COP पर यदि कंडेंसर का और सक्शन के टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करेंगे तो किस तरह से इफेक्ट होगा, किस तरह से वेरी होगा, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन जो है कंडेंसर प्रेशर के वेरिएशन होने पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के COP पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ को इफेक्ट्स करता है। सो हम देखिए सबसे पहले pH चार्ट देखते हैं। जैसा कि आपको ये pH चार्ट दिखाया गया है, ये आपके पास में P है और ये आपके पास में H है। हमने यहाँ से कंडेंसर का इनलेट सक्शन प्रेशर ये है और इनिशियली जो आपने प्रेशर दे रखा था P2 था, जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन आपके 2-3 से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी सक्शन प्रेशर आपका ये है और इनिशियली जो कंडेंसर प्रेशर है आपके पास में ये है, ये दिखाया गया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि कंडेंसर का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आपके पास में पहले 2-3 लाइन से रिप्रेजेंट किया गया था, अब अपन ने इस प्रेशर को हाई कर दिया और इस प्रेशर को हाई करने पर आपके पास में 2-3 से आपके पास में हाई प्रेशर अदर दूसरा है जो आपको दिखाया गया है। ठीक है, अगेन ये साइकिल आपके पास में 3 से आपके पास में आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है जो आपके पास में प्रेशर लाइन सेक्शन प्रेशर लाइन को जहाँ कट करेगा आपके पास में होगा। तो ओरिजिनल साइकिल आपके पास में ये है 1, 2, 3 एंड 4। इसके साथ अपन ने जब इस कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो आपके पास में साइकिल हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। ये साइकिल आपका चेंज हो गया। इस pH डायग्राम से देखते हैं अपने यहाँ से कि पहले जो आपके पास में कंप्रेसर की बात करते हैं कि कंप्रेसर वर्क क्या था। सो पहले जो कंप्रेसर वर्क था आपके पास में pH चार्ट पर अपने देखेंगे कि ये कंप्रेसर वर्क था, यानी H2 - H1 आपके पास में कंप्रेशन वर्क था। और जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया कंप्रेशन वर्क आपका हो गया है H2 - H1। यानी कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो गया आपके पास में H2 - H1 से इंक्रीज हुआ H2 - H1। ये कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो गया जैसे ही आपने कंडेंसर का प्रेशर को इंक्रीज किया। ठीक है, दूसरी तरफ आके देखते हैं अपने पास में अगेन ये थ्रोटलिंग प्रोसेस आपके पास में 3 4 आफ्टर जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया कंडेंसर प्रेशर को। और जब कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज नहीं किया था उस टाइम आपके पास में थ्रोटलिंग प्रोसेस था 3 और 4। यदि रेफ्रिजरेंट इफेक्ट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जब आपने प्रेशर इंक्रीज नहीं किया था तब आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था H1 - H4। लेकिन जब आपने कंप्रेसर प्रेशर इंक्रीज कर दिया उस कंडीशन में आपके पास में ये जो प्रेशर लिक्विड लाइन है आपके पास में थ्रोटलिंग प्रोसेस में H3 और H4 पर आएगी। ये प्रोसेस आपका होगा और यहाँ से देखिए कि अब इसके बाद ही देखिए रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका डिक्रीज हो गया क्योंकि H4 डैश की वैल्यू H4 से हायर है। सो आपका पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या हो गया H1 - H4 डैश, यानी पहले की तुलना में कम हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास में जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है वो रिड्यूस हुआ। और कितना रिड्यूस हुआ, कहाँ से कि H1 - H4 से H1 - H4 डैश इतना आपके पास में रह गया। यानी कितना रिड्यूस हुआ, ये जो क्वांटिटी आपके पास में H4 डैश - H4 की क्वांटिटी से आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट रिड्यूस हो गया। देखिए कंप्रेसर वर्क बढ़ा आपका, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका कम हुआ, तो नेट जो साइकिल का COP होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
ठीक है। दूसरी बात यदि करते हैं कि अपने पास में कोई एक पर्टिकुलर कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और उसका कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो हो गया क्या कि नेट रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कम होने के कारण आपके पास में उस सिस्टम की वर्क डन बढ़ जाएगा, कैपेसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कूलिंग कैपेसिटी। और यदि कूलिंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं तो आपको कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो ये इफेक्ट है आपके पास में यदि कंडेंसर प्रेशर को आप इंक्रीज कर देते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, पहले अपने कंडेंसर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, अब अपने देखते हैं कंडेंसर टेम्परेचर को वेरी करने पर अपने पास क्या इफेक्ट होगा। इस इफेक्ट को देखने के लिए अपन टीएस डायग्राम देखते हैं, जैसा कि आपके पास में टीएस चार्ट पर दिखाया गया है। ये आपके पास में 1 to 2 प्रोसेस है। जब आपके पास में इनिशियली टेम्परेचर कंडेंसर का वो 3 है, आपके पास में T3 है आपके पास में। ये मैंने कंडेंसर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जो मेरे को टीएस डायग्राम पर इजीली शो दिखाई होगा, क्योंकि ये T3 है, ये T3 डैश है और T3 डैश इज हायर देन ए T3। इस वजह से मैंने आपके पास सामने टीएस डायग्राम लिया है, क्योंकि आपके पास में जब आपने कंप्रेसर टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉरी कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज किया है, उस कंडीशन में पहले आपके पास में वर्क डन था। जब ओरिजिनल साइकिल था आपके पास में, ये ओरिजिनल साइकिल 1, 2, 3 एंड 4 था। अब मैंने कंडेंसर टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया, ये कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो देखिए कंप्रेसर वर्क आपका बढ़ गया। ये बढ़ा आपके पास में H2 माइनस H1 था पहले, अब बढ़ गया आपके पास में H2 डैश माइनस H1। यहाँ से मैं देखिए ये लिक्विड लाइन है आपके पास में हाई टेम्परेचर पर, जहाँ से आपके पास में थ्रोटलिंग एक्सपेंशन होगा 3 डैश 4 डैश। ओरिजिनली आपके पास में 3 और 4 था। अब देखिए यहाँ से ये जो क्वांटिटी है आपके पास में, ये जो हीट है, ये रिसीव करने वाली हीट है जो आपके पास में इस डायग्राम के अंदर में टीएस डायग्राम देता है। पहले जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था आपके पास में, ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था, ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था, यानी मैं एंथैल्पी की फॉर्म में लेता हूँ तो H1 माइनस H4 था। अब आपके पास में जब आपने कंडेंसर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपके पास में ये रह गया, यानी एंथैल्पी फॉर्म में दिया जाए तो अगेन H1 माइनस H4 डैश है, यानी आपके पास में अगेन कंडेंसर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका रिड्यूस हुआ पहले की तुलना में। सो अगेन सेम एज ए प्रेशर की तरह देखा जाए तो जैसे प्रेशर में कंप्रेशन वर्क इंक्रीज होता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका डिक्रीज होता है, उसी तरह से यदि आप कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, उस कंडीशन में आपके पास में कंप्रेसर वर्क भी इंक्रीज होगा लेकिन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका रिड्यूस होगा। तो ओवरऑल आपके पास में नेट जो COP है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब कंडेंसर टेम्परेचर की बात करते हैं, कैसे इंक्रीज होता है। जैसे आपने देखा है कि सर्दियों में आपके पास में टेम्परेचर जो बाहर का एनवायरमेंटल सिस्टम है उसका टेम्परेचर आपके पास में 30 डिग्री या 30-35 डिग्री रहता है, लेकिन इस जैसे ही सर्दियों की बात करते हैं अपन, सर्दियों में आपके पास में बाहर का टेम्परेचर जो 30, 32, 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन गर्मियों के टाइम में वही टेम्परेचर बाहर का आपका 45, 42, 43 के आसपास नियर बाई हो जाता है। सो एनवायरनमेंट का जहाँ कंडेंसर जो टेम्परेचर है वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो कंडेंसर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मानते हैं अपने सराउंडिंग के ऊपर। कंडेंसर आपका सराउंडिंग में होता है, उसका इफेक्ट उस पर होता है। सो इससे देखिए कि जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम आपका काम कर रहा है वो सर्दियों में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है एज कम्पेयर टू गर्मियों, क्योंकि गर्मियों में आपके पास में कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इससे दो इफेक्ट होंगे, कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और उसका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो नेट आपके पास में यदि अपने देखा जाए तो गर्मियों में सर्दियों की तुलना में उसकी कूलिंग कैपेसिटी है, उसका COP कम हो जाता है गर्मियों में एज कम्पेयर टू सर्दी की तुलना में। इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने कंडेंसर टेम्परेचर की बात कर थी उसी तरह से अपन सक्शन टेम्परेचर की भी बात करते हैं। सक्शन टेम्परेचर इन द सेंस है कि आप सक्शन टेम्परेचर को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जैसे आपने पहले जो
आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको कूलिंग कर रखा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की कूलिंग को दे रखा है। अब उसको आप रिड्यूस करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड की कूलिंग कर देते हैं या -5 डिग्री सेंटीग्रेड की कूलिंग कर देते हैं। तो आपने क्या किया है कि उसका जो सक्शन टेम्परेचर है यानी इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो आपने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखिए कि जब आपने रिड्यूस किया है तो आपके पास में कंप्रेसर का वर्क इंक्रीज हो जाता है। कि जैसा आपके पास में देखिए यहाँ से ये मेरे पास में ओरिजिनल साइकिल था 1, 2, 3 एंड 4। मैंने इस इवेपोरेटर के टेम्परेचर को रिड्यूस किया, आपके पास में ये रिड्यूस होकर आपके पास में पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे आ गया और ओरिजिनली T1 था एंड T1 इज लेस देन T1, T1 इज लेस देन T1। यहाँ से देखिए आपके पास में कंप्रेशन वर्क पहले था आपके पास में H2 - H1 एंथैल्पी की फॉर्म में, लेकिन अब आपके पास में कंप्रेशन वर्क देखिए कि इंक्रीज हो गया, ये H2 - H1 के बराबर हो गया। ठीक है, दूसरी तरीके से देखिए जब आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था H1 - H4, लेकिन जब मैंने यहाँ से इसको किया तो H3 एंड H4 पॉइंट सेम है आपके पास में, H3 और H3 पॉइंट ये सेम है। लेकिन यहाँ से जब मैं इसको टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता हूँ तो ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट जो पहले आपके पास में इतना रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था वो रिड्यूस होकर आपके पास में H1 - H4 रह गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं सक्शन टेम्परेचर रिड्यूस करता हूँ तो कंप्रेसर वर्क भी इंक्रीज होता है लेकिन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका रिड्यूस होता है। सो नेट क्या होगा आपके पास में, COP सिस्टम का आपका डिक्रीज हो जाएगा और उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप सक्शन टेम्परेचर रिड्यूस होने पर आपके पास में इफेक्ट्स होगा आपके परफॉर्मेंस पर, आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस पर। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि सक्शन प्रेशर रिड्यूस किया जाए तो क्या इफेक्ट्स होंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस पर, क्या क्या होगा। सो यहाँ से अगेन अपन पहले pH चार्ट देखते हैं। जैसे pH चार्ट ये दिखाया गया आपको, पहले आपके पास में ये इनिशियली सिस्टम था 1, 2, 3, 4 जिसका प्रेशर आपके पास में ये प्रेशर लाइन थी जो pH चार्ट पर आप इजीली देख सकते हैं। मैंने अब सक्शन प्रेशर रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस करके नीचे लेकर आ गया। उस कंडीशन में मेरे पास सिस्टम हुआ 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4 डैश। यहाँ से देखिए कि पहले कंप्रेसर वर्क था मेरे पास में H2 - H1। जैसे ही मैंने सक्शन प्रेशर को रिड्यूस किया मेरे पास में कंप्रेशन वर्क इंक्रीज हो गया और ये हुआ H2 डैश - H1 डैश जो आपके पास में H2 - H1 से ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से रेफ्रिजरेंट इफेक्ट की बात करते हैं अपन। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी आपका स्लाइटली रिड्यूस होता है। देखिए पहले रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका पास में था H1 - H4, अब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है H1 डैश - H4 डैश। देखिए H1 की वैल्यू H1 डैश से ज़्यादा थी, इस वजह से ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका इतना था। लेकिन आपने जैसे ही सक्शन प्रेशर को रिड्यूस किया आपका सक्शन जो आपके पास रेफ्रिजरेंट इफेक्ट वो रिड्यूस हो गया। सो अगेन आपके पास में कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो रहा है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, COP भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यदि अपन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें कि वेरिएशन ऑफ सक्शन टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर, सक्शन प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर, तो अपन ये देखते हैं कि बेटर जो परफॉर्मेंस होती है वो सिस्टम की वो लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर और लोअर रेंज ऑफ प्रेशर पे होती है। यानी जितना आप लो टेम्परेचर डिफरेंस कंडेंसर का इवेपोरेटर का कम होगा या जितना प्रेशर डिफरेंस कंडेंसर और इवेपोरेटर का कम होगा उतना ही आपका जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेटर परफॉर्मेंस देगा। जैसे जैसे ये गैप बढ़ता चला जाएगा
आपके पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो पूरी होती चली जाएगी। लेकिन इसमें से ज़्यादा इफेक्ट कौन करेगा? इसके लिए फाइंड आउट किया गया है कि ये सक्शन साइड में आप प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू कंडेंसर साइड। यानी आप सक्शन प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे तो आपके पास में जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो ज़्यादा इफेक्ट होगी बजाय कंडेंसर का प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने। इस तरह से अपने ये डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं, आइदर द सक्शन प्रेशर वेरिएशन है, सक्शन टेम्परेचर वेरिएशन है, कंडेंसर प्रेशर वेरिएशन है या कंडेंसर टेम्परेचर वेरिएशन है, ये किस तरह से आपके पास में रेफ्रिजरेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को वेरी करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, आपको बताया गया है। इसी के साथ धन्यवाद।